सो वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपकी दूसरी बुक का चैप्टर है और मैं ये इसी बुक में इसी वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है तो प्लीज़ इसको वीडियो को पूरी देखना और स्किप मत करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। तो हमारी बॉडी को जैसे सब खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो वैसे बिजनेस को फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस में मतलब मनी। तो बिजनेस को हेल्प करने एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा चाहिए सबसे पहले। तो फिर रन करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज लाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, हर चीज़ के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशन में भी हेल्प करता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो फाइनेंस है उसका हम ऑप्टिमल कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है फाइनेंस के, उसको आइडेंटिफाई करना, कंपेयर करना, उसके में रिस्क क्या क्या है, किस में रिस्क नहीं है, किस में रिस्क कितना है, किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है, और उसको ऐसे इन्वेस्ट करना कि हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके और कोई भी फंड ऐसे वेस्ट ना पड़ा रहे। और जब हमारे बाई चांस सेविंग इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हमारे पास सेविंग के लिए भी कुछ पैसे रहे। तो ये सब चीज़ों को मिला के फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है कंपनी की। और ये साइज एंड कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि कैसे ही है कंपनी की। क्वांटम करंट एसेट्स कितना है, उसको कैश में कितना कर सकते हैं, इन्वेंट्री कितनी है, रिसीवेबल्स कितने आएंगे, ये सब आपने अकाउंट्स में टर्म्स पढ़ी होगी। तो मैं बस पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको आ जाएगा समझ सब अच्छे से। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स यूज़ करने होते हैं इसमें। और पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारे कितने रिस्क होता है, उसमें कितना इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, वो सब चीज़ें आती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना। अब इसमें तीन डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि हमारा जो पैसे आए उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आता है आपका कैपिटल बजट डिसीजन, और शॉर्ट टर्म में आता है आपकी शॉर्ट टर्म का हम आगे देखेंगे। लॉन्ग टर्म में आता है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें आपके जितने भी लॉन्ग टर्म, जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब चीज़ें आती है। ये सर्टेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है कैश फ्लो का प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट करने में कितने पैसे लगेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा पहले तो उस पर डिपेंड करता है। सपोज करो आपका बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है, तो उसका कैश फ्लो भी ज़्यादा होगा, तो लॉन्ग पीरियड चलेगा। उस रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो जितनी भी कैलकुलेशन होती है, तो ये प्रपोजल रिटर्न्स रिटर्न्स कितना मिलेगा उसके अकॉर्डिंग होती है। सपोज करो कि दो प्रोजेक्ट है, अगर एम के ए और बी, ए में अगर 10% रिटर्न मिल रहा है, बी में 12%, तो कंपनी बी में लगाएगी क्योंकि उसका रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, कि हमारे इक्विटी कैपिटल लग रहा है, हमारा डेट कैपिटल लग रहा है, कि कौन सा कैपिटल लग रहा है। सेकेंड आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि ये फाइनेंस कैसे होगा। जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज आते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने देखे थे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज को उसमें देखते हैं। यहाँ पे देखो सुंदर सा पिक्चर बना रखी है, आप इससे समझ सकते हो। कैपिटल बजटिंग यानी मशीन्स दिख रही है, वर्किंग कैपिटल में आपकी मनी एंड सीमेंट, रॉ मटेरियल दिख रहा है। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सब डिसाइड करता है। अब देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। सबसे पहले तो आते हैं कॉस्ट, कि हम जो पैसे लेंगे उसकी कॉस्ट कितनी आती है और रिस्क कितना है उसमें। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, अगर हायर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो लेस अट्रैक्टिव होगा वो। कैश फ्लो पोजीशन क्या है कंपनी का, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, कंट्रोल कंसिडरेशन कितनी है। जैसे इक्विटी पे हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है और डेट में कोई कंट्रोल नहीं होता। डेट वाला बस पैसे दे दिया, काम खत्म। इक्विटी में वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो डिसाइड कर सकते हैं उनको कर क्या क्या करना है। कैपिटल मार्केट का स्टेट क्या है, अगर हेल्थ अच्छी है मार्केट की, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो हमारे चांसेस हैं हम अच्छे से वो डिसीजन ले सके। अब नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिसीजन। तो पहले देखते हैं डिविडेंड क्या मतलब का मतलब क्या होता है। डिविडेंड बेसिकली मीन्स कोई भी पर्सन ने जब कंपनी में पैसे लगाए तो वो शेयर होल्डर बन जाता है और कंपनी अपने शेयर्स देती है उस पर्सन को।
तो ईयर एंड पे, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है कंपनी का, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ, तो ये जितने भी अपने टैक्सेस वगैरह सब पे करके जितना प्रॉफिट बचता है वो अपने शेयर होल्डर में डिवाइड कर देती है। डिविडेंड कहते हैं इसे। तो जितना भी डिविडेंड उनको मिला तो कितना देना चाहिए, और डिविडेंड पे भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका रिटेन अर्निंग करके रख ले कि इन फ्यूचर में काम आ जाएगा, तो वो डिवाइड उसको डिसाइड करना कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड नहीं देना, फ्यूचर में सेव करके रख ले, जिसका नाम होता है रिटेन अर्निंग। तो इसके कुछ फैक्टर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि करंट में और पास्ट में कितना अर्न करा है। सबसे पहले तो वही देखोगे ना कितना अर्न करा है। फिर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि अगर अगर स्टेबिलिटी कैसी है। जैसे इस साल कंपनी ने 1 लाख का करा, नेक्स्ट ईयर 2 लाख, पिछले साल 2 लाख का करा था, इस साल 1 लाख का, तो कम हो गया ना, तो स्टेबिलिटी उतनी नहीं है। अगर स्टेबिलिटी होती है तो हायर डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड्स कैसा दे रही है कंपनी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनी का सोच क्या रही है। अगर उसको पैसे चाहिए, ग्रोथ करनी है, तो वो पैसे सेव करेगी। लेकिन अगर कंपनी को ग्रोथ नहीं करनी तो वो डिविडेंड दे देगी। कैश फ्लो पोजीशन क्या है, कंपनी के पास कितना आउटफ्लो है। शेयर होल्डर क्या प्रेफरेंस है, शेयर होल्डर के मन में क्या चल रहा है, उनको पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा जैसे उसका डिविडेंड का। और फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या, अगर डिविडेंड ज़्यादा अच्छा देगी तो गुड न्यूज़ है, तो उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और अगर डिविडेंड कम देगी तो नेगेटिव में जाएगा। तो ये भी इम्पैक्ट करता है डिविडेंड पॉलिसीज़ को। कैपिटल मार्केट में एक्सेस मिलना, अगर डिविडेंड अच्छा मिलेगा तो लोग भी ज़्यादा कैपिटल मार्केट में एंटर करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि डिविडेंड बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनीज कम डिविडेंड देगी तो कोई एंटर ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगेगा डिविडेंड ही नहीं मिलता कुछ खास। लीगल कंस्ट्रेंट्स, समटाइम्स डिविडेंड पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा होते हैं कंपनीज एक्ट में, कि आप 15% तक ही डिविडेंड दे सकते हो। ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना देख लो कि होते हैं कंपनीज एक्ट में कुछ रिस्ट्रेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स ले रखे, जैसे कंपनी ने कुछ लोन ले रखे होते हैं, तो लेंडर इम्पोज कर देते हैं कि आप इतना डिविडेंड नहीं दे सकते हो। अब देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहले तो देखो, आपके पास जितना भी पैसे होते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, ताकि आपके पास इनफ फंड्स हो हर वक्त। ऐसा ना हो कि आपने सारे फंड से बिजनेस में लगा दिए, आपके थोड़ी सेविंग्स भी होनी चाहिए कि इमरजेंसी पे आए तो यूज़ कर सके, आपके पास एक्सेस फंड होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में यही सिखाते हैं कि ब्लूप्रिंट होता है कि कंपनी कैसे कैसे अपने फंड्स यूज़ करेगी। तो इसका 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, हमेशा फंड्स हो कंपनी के पास। ऐसा ना हो कि खर्चा आ गया, कंपनी लोन लेके अपना खर्चा पूरा कर रही है। हर वक्त कंपनी के पास कुछ फंड्स होने चाहिए। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी, ऐसा ना हो कि बस कंपनी के पास खर्चा है तो लोन ले रही है बेफालतू में। उसके पास ऐसा होना चाहिए कि लोन बहुत ही कम ले, और जब भी ले तो कुछ एक पर्पस हो उसका, बेफालतू में लोन ना ले। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फोरकास्ट करने में हेल्प करता है फ्यूचर को डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस में। सपोज करो जैसे ग्रोथ अगर 20% होगी, तो लेकिन हुई वो 10 या 30%, तो खर्चे भी बढ़ेंगे आपके, है ना। तो ये ब्लूप्रिंट बना के देता है कैसे कैसे डिसाइड करना है कि फ्यूचर में क्या क्या होगा। और बिजनेस को शॉक या सरप्राइज का मिलता है। हो सकता है कि कोई पॉलिसी आ गई, या फिर कोई ऐसा कोई कानून आ गया कि आपको इतना काम करना है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, या फिर जैसे अभी सिलिकॉन चिप आती है फ़ोन में, जो सिलिकॉन चिप लगती है उसकी प्राइस बहुत महंगी हो गई थी, तो आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया ना। तो इसके लिए सडन शॉक हो गया किसी बिजनेस के लिए जो काम में डील करती हो। तो ये सब चीज़ें ना आए, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है, एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन बन जाता है, लिंक बना देती है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग कैसे करनी है। अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी कंपनी में कितने पैसे हैं, ओनर्स का फंड कितना है और बोरोड फंड कितना है। जब ये दोनों को मिला देते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। ओनर्स फंड में क्या क्या आ गया, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग। और बोरोड फंड में क्या क्या, कोई भी लोन, जैसे लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गई, जो इवेंचुअली हमें पे करना है। तो जनरली जो इक्विटी होती है वो महंगी होती है, क्योंकि हमें काफ़ी लिस्टिंग करनी, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, अपने शेयर्स लिस्ट करने पड़ते हैं, कंप्लाइंस करनी पड़ती है।
डिबेंचर जनरली सस्ते आता है क्योंकि बस हमें एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसमें। आपने ये सब अकाउंट्स में पढ़ा होगा फाइनेंशियल लिवरेज, तो मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। इसमें जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते नहीं है, तो मैं भी स्किप कर रहा हूँ इस टॉपिक को। आप बस लेकिन आप एक बार रीड कर लेना, आपको आ जाएगा समझ, ये आपने अकाउंट्स में ज़रूर पढ़ा होगा। अब देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, कौन सी चीज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है। अगर कंपनी में कैश पेमेंट ज़्यादा होती है, कैश पेमेंट की नीड होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, या फिर नॉर्मल बिजनेस सर्विस के लिए, तो उनको इक्विटी इक्विटी ज़्यादा रखना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है कि आपने जितना भी लोन लिया उसको, उसका जो इंटरेस्ट लगेगा उसको कितना टाइम्स कंपनी पे कर पा रही है। फिर थर्ड आता है कि आपका डेट सर्विस कवरेज रेशो कितना है। ये डिफिशियंसी आ गई जो भी आईसीआर में, अगर आपके कैश प्रॉफिट्स इतने नहीं आ रहे तो डेट सर्विस कवरेज रेशो आता है। आरओआई, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी उससे आपको रिटर्न कितना मिला, उसे आरओआई कहते हैं। ये भी कॉस्ट ऑफ डेट, जनरली कॉस्ट ऑफ डेट लोअर होती है इक्विटी से, तो इसलिए हम कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि वो लेवरेज भी प्रोवाइड करता है। टैक्स रेट कितना है कंपनी का, ये भी एक बहुत ज़रूरी एक्सपेंस होता है, आपको करना ही पड़ता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ डेट था तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि आपने कभी लोन लिया तो लोन लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती है, लोन लेने के लिए, इक्विटी लेने के लिए, वो सारा पैसे जब भी आप लेते हो ना तो उसके लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो जनरली जब हम लोन लेते हैं तो ये सस्ती होती है, लेकिन अगर इक्विटी लेते हैं वो ज़्यादा होती है। रिस्क क्या है, इक्विटी है हमेशा रिस्की होती है क्योंकि नहीं सॉरी, इक्विटी हमेशा आपकी स्टेबल रहती है क्योंकि वो आपके ओनर्स बन गए, आपको उनके पैसे रिटर्न नहीं करने। लेकिन आपकी जो डेट होती है वो हमेशा रिस्की होती है क्योंकि आपको उनके पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं, वो पैसे कभी भी मांग सकते हैं आपसे। फ्लेक्सिबिलिटी, डेट जो होता है वो हमेशा फुल फ्लेक्सिबल होता है कि आपने मैंने पैसे दे दिए, देखो जो करना है कर, क्योंकि उनको पैसे पता है उनको पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन इक्विटी कैपिटल में उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती क्योंकि वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या उनको करना है। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके पास क्या कंट्रोल है। तो इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी देना मतलब डाइल्यूट करना कंट्रोल को, लेकिन जो तय होगा वो डाइल्यूट नहीं करता। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या है कि कौन सी डिपार्टमेंट में वो रजिस्टर्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली होती है। स्टॉक मार्केट की कंडीशंस क्या क्या है, दूसरी कंपनीज ने क्या कैपिटल स्ट्रक्चर ले रखा है। अब कैपिटल के भी दो टाइप्स होते हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जो मशीन्स में लगा रखा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगा रखा है, या कहीं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगा रखे हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए नीडेड होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल बेसिकली रॉ मटेरियल को या डेली खर्चे निकालने के लिए यूज करते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या रिक्वायरमेंट के, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन कितनी बड़ी है। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा बनेगा तो उसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। कौन से टेक्निक का चूज़ कर रहे हो, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो उसमें मशीन्स का है तो यानी फिक्स कैपिटल ज़्यादा नीड होगा। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव है तो उसमें वर्किंग कैपिटल की नीड होगी क्योंकि हमको डेली डेली उनको सैलरी देनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना मतलब मशीन्स अपग्रेड करना, तो आपने मशीन अपग्रेड करी तो ज़्यादा लंबे पीरियड का खर्चा होगा ना, तो ये फिक्स एसेट्स में खर्चा करना आता है आपका फिक्स कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है कंपनी का, डाइवर्सिफाई करना चाहती है या नहीं करना चाहती कंपनी, और क्या क्या फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स है, और लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस क्या क्या है। अगर दूसरी कंपनी के दूसरी कंट्री के या दूसरी कोई डिपार्टमेंट के वो ज्वाइन करते हैं तो सब फिक्स कैपिटल आती है कंपनी में। अब वर्किंग कैपिटल देखते हैं क्या होती है। वर्किंग कैपिटल में होती है कोई भी लिक्विड एसेट्स जो डे टू डे ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेशन करने में मदद करती है। ये लिक्विड होते हैं और ये प्रॉफिट से कम होते हैं। इसमें आता है आपका कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश गुड की इन्वेंट्री, ये सारे आपके
वर्किंग कैपिटल से। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट वो होते हैं जो जो एसेट जो शॉर्ट पीरियड के होते हैं, उनको जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटी क्या हो गई, जो 1 ईयर के विद इन अंडर पे करनी होती है। इसके एग्जांपल क्या आ गए, जैसे बिल्स पेएबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। अब इसके भी फैक्टर्स होते हैं कि हमें क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस क्या क्या है, बिजनेस में क्या नेचर है बिजनेस का, वो रॉ मटेरियल में डील करता है या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको स्मॉलर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, उसकी रॉ मटेरियल भी ज़्यादा आएगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितना बड़े स्केल पे वो काम कर रही है, बिजनेस की साइकिल क्या है। सीजनल फैक्टर्स भी आते हैं समटाइम्स। कोई बंदा अपना मैंगोज का बिजनेस कर रहा है, तो मैंगो समर में ज़्यादा आएगा, तो समर में उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नीडेड होगी, लेकिन विंटर्स के टाइम पे कम चाहिए होगी। प्रोडक्शन साइकिल क्या कितना है उसका, क्रेडिट कितना मिलेगा, क्रेडिट लिया कितना उन्होंने, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, कंपटीशन कितना है, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। इन्फ्लेशन भी इसमें आते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का इंक्रीज होना। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। तो बस इसी के आपका चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।